Hello everyone and welcome to EduTap. Today is the fourth lecture of this free YouTube series जहां पर हम 25 लेक्चर्स के अंदर AFM के कंपोनेंट को इस तरीके से स्टडी कर रहे हैं कि एटलीस्ट 50 प्लस मार्क्स हम लोग रीच कर सके अपकमिंग JIB एग्जाम के अंदर। और आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स। This topic is actually discussed in the first chapter of your syllabus और पहले चैप्टर के अंदर ये टॉपिक जो है वो डिस्कस होता है। लेकिन हमने इस टॉपिक को थोड़ा सा डिले करके इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि पहले एक बार अकाउंट्स के बेसिक्स को समझ लें, डेबिट क्रेडिट करने के तरीके को समझ लें, आफ्टर दैट वी गो ऑन एंड स्टडी दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ स्टैंडर्ड्स, तब जाकर थोड़ा ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की हो सकती है, राइट? क्योंकि ऑलरेडी हमने क्या पढ़ लिया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस इस सीरीज की नहीं देखी है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ऑलरेडी जो 3 वीडियोस वी हैव पब्लिश उनको आप जाके देख लीजिए, क्योंकि वहां पर हमने ऑलरेडी अकाउंट्स का बेसिक मतलब क्या है, क्यों अकाउंट्स की सब्जेक्ट को प्रैक्टिस किया जाता है, एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड द वे टू डेबिट और क्रेडिट देम, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो अब जाकर के हम थोड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक जो अकाउंटिंग है, जो एक बिजनेस की लैंग्वेज है, उसको गवर्न करने वाले रूल है, राइट? सो हमने ऑलरेडी देखा है दैट अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस एंड एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन ग्रामर एंड रूल्स। तो अगर आपको बिजनेस में होने वाली सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है अकाउंट्स के थ्रू, तो कुछ तरीके, कुछ रूल्स होने चाहिए जिससे ये सारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। अब इन रूल्स की जरूरत क्या है, इन ग्रामर्स एंड रूल्स की क्या जरूरत है? इन ग्रामर्स एंड रूल्स की वजह से ही वी कैन मेंटेन अ स्टैंडर्ड जहां पर ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज में होने वाली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को एटलीस्ट हम कंपेयर कर सके। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लेट अस से इन टूडेज ग्लोबलाइज वर्ल्ड वी नो दैट जो इकोनॉमी है वो ग्लोबलाइज हो चुकी है। अलग अलग देशों के जो बिजनेसेस हैं आपस में काफी ज्यादा कनेक्टेड हैं, एंड यूजुअली कंपनीज दे डू इंटरैक्ट विद ईच अदर, दे डू ट्रांजैक्ट विद ईच अदर। और आज के टाइम पर जब कैपिटल यानी इन्वेस्टर्स के पास भी अपॉर्चुनिटी है कि वो किसी भी दुनिया के कोने में जाकर के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर एबल टू कंपेयर द परफॉर्मेंसेस ऑफ डिफरेंट कंपनीज सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो पहला एक रीजन क्या हो गया कि हमें कंपैरिजन करना होता है कंट्रीज का, जो अलग अलग देशों में लोकेटेड है, वो कंपनीज का हम कंपैरिजन करेंगे। अब कंपैरिजन करने के लिए जरूरी ये है कि उनकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, जो भी अकाउंट्स के सब्जेक्ट को, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद उनका जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा है, उनकी जो भी बैलेंस शीट बन रही है, उसको ही तो कंपेयर करेंगे। और कंपेयर करने का मतलब तभी है व्हेन डिफरेंट कंपनीज लोकेटेड इन डिफरेंट कंट्रीज, उनकी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स सेम रूल्स को फॉलो करके बनी हो। अगर अलग अलग रूल्स को फॉलो करके वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमको दे रहे हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन को कंपेयर नहीं किया जा सकता, बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन सेपरेट क्राइटेरिया। लेकिन अगर सेम क्राइटेरिया है, सिमिलर क्राइटेरिया है, तो उसे कंपेरिजन करने में हमें काफी आसानी होगी। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, we also know that because multinational corporations they operate in more than one countries, उनको एक से ज्यादा कंट्रीज की गवर्नमेंट को भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, गवर्नमेंट को भी टैक्स देने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, लाइक कंपनी लाइक एप्पल और अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट, ये इंडिया में भी ऑपरेट करते हैं, यूरोप में भी ऑपरेट कर रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका में भी ऑपरेट कर रहे हैं, एंड देयरफॉर ये जरूरी हो जाता है कि उनको यूरोपियन गवर्नमेंट्स को, अमेरिकन गवर्नमेंट्स को, इंडियन गवर्नमेंट्स को जो भी उनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, जो भी उनका प्रॉफिट है, उसके हिसाब से उनको टैक्स देना पड़ता है। तो ये भी जरूरी है कि अगर वो सिमिलर सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए अलग अलग देशों में अपना परफॉर्म कर रहे हैं और अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो अलग अलग देश की जो गवर्नमेंट्स हैं उनसे भी, उनको भी आसान हो जाएगा उनको टैक्स करना, उनकी परफॉर्मेंस को, उनके प्रॉफिट को जज करना। ठीक है, तो एक तो ये रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए भी जरूरी हो जाता है दैट वी फॉलो अ सिमिलर काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। एक चीज जो और होती है, यही इसी सेम एग्जांपल से, दैट एमएनसीज एज दे परफॉर्म इन एंड दे ऑपरेट इन वेरियस कंट्रीज, उन कंपनीज को भी देखना होता है कि क्या उनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस सही चल रही है या नहीं चल रही है। सो ऑब्वियसली फॉर देम आल्सो इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि वेदर दे आर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस दे आर यील्डिंग प्रॉफिट और नॉट, और अगर प्रॉफिट यील्ड कर रही है तो मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे वो यील्ड कर सकते हैं। ये सब चीजें करने के लिए भी उन्हें पता होना चाहिए कि जो उनके ऑपरेशंस इंडिया में चल रहे हैं या जो उनके ऑपरेशंस अफ्रीका में चल रहे हैं, क्या उन प्रॉफिट जो है वो अफ्रीका में ज्यादा है या इंडिया में ज्यादा है या जापान में ज्यादा है या यूएसए में ज्यादा है। ये चेक करने के लिए भी they have to make sure कि all across the different countries their accounts books, their accounting transactions are recorded in a same manner, similar manner, ताकि उन्हें खुद पता चले कि कहां पे उनके प्रॉफिट ज्यादा हो रहे हैं। तो ये तो बेसिक रूल्स की बात हो गई, बेसिक नीड्स की बात हो गई कि क्यों हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली क्या है, दीज आर द ग्रामर एंड रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी।
किस तरीके से हम अकाउंट्स के सब्जेक्ट के अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, किन ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से रिकॉर्ड करना चाहिए, सारी चीजें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं। तो डेफिनेशन क्या निकल कर आएगी, दैट इट इज अ कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग रूल्स, principles and procedures which are used by all companies in a country for preparation and disclosure of financial statements। ठीक है, इसके बाद ये जो रूल्स हैं, ये जो रेगुलेशंस हैं, इनकी जरूरत क्या है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। जरूरत में सबसे पहले आता है, इन रूल्स को फॉलो करने से देयर विल बी अ क्लैरिटी इन योर अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, हमें क्लैरिटी रहेगा। जिसने भी वो रूल्स पढ़े हुए हैं, जो भी पर्सन इन रूल्स को पढ़ेगा, वो किसी भी कंपनी के अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को अगर पढ़ ले तो ही विल गेट अ क्लैरिटी अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। हर अलग अलग कंपनी के लिए दोबारा से अकाउंट्स के डिफरेंट रूल्स को पढ़ने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपेरेबिलिटी करने के लिए आसान है, यूजफुलनेस बढ़ जाती है अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स की अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, और गाइडेंस भी जो मिलने वाली है अकाउंटिंग स्टेटमेंट से वो भी बेटर होती है इफ दे आर फॉर्म्ड यूजिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट। देन यूनिफॉर्मिटी रहेगी ऑल अक्रॉस द ऑपरेशंस, चाहे वो एक ही कंट्री के अंदर हो चाहे अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज हो। रिलायबिलिटी बढ़ जाती है आपके अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स की व्हेन दे आर फॉलोइंग दीज अकाउंटिंग रूल्स। फ्रॉड रिडक्शन की संभावनाएं रहती हैं if there is any kind of deliberate fraud being committed by any particular company। तो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रूल्स को सही से फॉलो करेंगे तो फ्रॉड को कम करने का चांस बढ़ जाता है। वरना अगर हर कंपनी अपने अपने रूल्स फॉलो कर रहे हैं, एवरी कंपनी इज मेकिंग देयर ओन रूल्स एंड देयर मेकिंग देयर ओन अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, सो ऑब्वियसली हो सकता है कंपनीज इस तरीके के रूल्स फॉलो करें जिससे उनकी परफॉर्मेंस एग्जैजरेटेड दिखाई दे। इवन इफ दे आर नॉट जनरेटिंग मच प्रॉफिट, देयर अकाउंटिंग रूल्स में बी सेट अप इन दिस वे कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो हमें ज्यादा प्रॉफिट लाता हुआ दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो ये फ्रॉड भी कम हो जाएगा। एंड फाइनली ऑडिटर्स का जॉब आसान हो जाता है। ऑडिटर्स आर द पीपल हु चेक वेदर द अकाउंट्स आर मेंटेन्ड प्रॉपर्ली और नॉट। तो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फिक्स्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट है, तो ऑडिटर्स उन्हीं रूल्स को यूज करके चेक कर सकते हैं कि वेदर द अकाउंट्स दे हैव बीन मेंटेन्ड इन अ प्रॉपर मैनर और नॉट, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बट हमारे लिए जरूरी क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके के सवाल हमें एक्चुअल एग्जाम में आएंगे, तो दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। पहले कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू द एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जैसे कि सबसे पहले अकाउंटिंग रूल्स को डेवलप करने का जो क्रेडिट है वो जाता है यूरोपियंस को। यूरोपियंस में देयर इज अ पर्सन नोन एज लुका दे बार्गो पासियोली, ही इज एन इटालियन मंक, और ही पब्लिश्ड सम्मा, उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था सम्मा इन 1494। और इस बुक के अंदर उन्होंने पहली बार जो है डबल एंट्री बुक कीपिंग की जो रूल है, जो प्रिंसिपल है, उसको उन्होंने हाईलाइट किया। और डबल एंट्री बुक कीपिंग हमने पढ़ लिया है दोस्तों कि व्हेनेवर एन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हैपेंस, हर पार्टी को वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एटलीस्ट दो अकाउंट्स पे इंपैक्ट करती है। सो अगर आई एम पार्टिसिपेटिंग इन एन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, मैं अगर किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होता हूं तो मेरे दो अकाउंट्स के ऊपर इंपैक्ट जरूर पड़ेगा, क्योंकि एक चीज मुझे उस ट्रांजैक्शन में मिलेगी और एक चीज मुझे देनी पड़ेगी। सो आई विल गेट समथिंग एंड आई विल हैव टू गिव समथिंग, सो ऑब्वियसली एटलीस्ट टू अकाउंट्स विल गेट इंपैक्टेड। ओके, इसके बाद अकाउंटिंग जो धीरे धीरे और डेवलप होती है बाय 17th सेंचुरी, मोर रूल्स दैट डिजाइन्ड इन इंग्लैंड एंड हॉलैंड, एंड एज एंड व्हेन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इट पिक्स अप द पेस, इकोनॉमिक जो है ट्रांजैक्शन है वो और उनका लेवल बढ़ जाता है, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, उनका स्केल बढ़ जाता है, इसीलिए और ज्यादा रूल्स हमें डेवलप करने की जरूरत पड़ती है एंड मॉडर्न स्टैंडर्ड्स को डेवलप किया जाता है आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ओके, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हमने पता चल गया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो रूल्स हैं जो अकाउंट्स को गवर्न करते हैं। बट क्या एक ही तरीके के स्टैंडर्ड्स पूरे वर्ल्ड में फॉलो होते हैं, और देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स व्हिच आर फॉलोड अक्रॉस द वर्ल्ड। सो देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स एज यू कैन सी हियर। पहला है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, next one is the international financial reporting standards, and then is the generally accepted accounting principles GAAP। ओके, इन तीनों स्टैंडर्ड्स में फर्क क्या है, सबसे पहले हम समझे दिस GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, दीज वर द रूल्स व्हिच वर फॉलोड in the earlier times, especially in the 20th and 19th centuries। 19th और 20th centuries में अलग अलग देशों में अलग अलग रूल्स फॉलो होते थे। एक ग्लोबलाइज्ड रूल, एक ग्लोबलाइज्ड फ्रेमवर्क वर्ल्ड के अंदर नहीं डेवलप हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन उतना ज्यादा अभी बढ़ा नहीं था। एंड ग्लोबलाइजेशन कब बढ़ा है, हार्डली अभी आज के टाइम से अगर हम देखें तो लास्ट 60-70 ईयर्स के अंदर ग्लोबलाइजेशन हैज पिक्ड अप इनॉर्मस स्पेस, राइट। बट उससे पहले तो ग्लोबलाइजेशन इतना था नहीं, तो जरूरी नहीं था कि अक्रॉस द कंट्रीज सेम स्टैंडर्ड्स फॉलो हों। हाँ, एक कंट्री के अंदर, जैसे सिर्फ इंडिया के अंदर या सिर्फ यूके के अंदर सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेम होने चाहिए, उसके लिए हमने जीएएपी बना रखा था। अलग अलग देशों में जीएएपी फॉलो होते थे, जो यूनाइटेड स्टेट्स में फॉलो होता है उसको यूएस जीएएपी बोलते थे, इंडिया में जो फॉलो होता था उसको इंडियन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते थे, जो यूरोप में फॉलो होता था उसको यूरोपियन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते थे। तो ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, दीज वर बेसिकली दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच वर यूज्ड इन वन सिंगल कंट्री, और उस कंट्री के नाम से उनको जाना जाता था।
लेकिन धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन के बाद हमें लगा कि नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज, उनके बीच में भी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो सिमिलर होने चाहिए, क्योंकि हमें अक्रॉस द कंट्री कंपैरिजन करने की भी जरूरत पड़ेगी। तो फिर उन्होंने डेवलप करने की कोशिश की इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट। और इसी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आगे जाकर के जो आज के समय पे मॉडर्न टाइम्स में करंटली द रूल्स विच आर इन फोर्स, वो आगे जाकर डेवलप हो जाते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो दीज आर द स्टैंडर्ड्स विच आर करंटली इन ऑपरेशन अक्रॉस मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। लेकिन फिर भी कुछ कंट्रीज के अंदर पुराने जीएएपी अभी भी चल रहे हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स एक बहुत प्राइम एग्जांपल है। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर करंटली अभी जो अकाउंटिंग रूल्स फॉलो किए जाते हैं वो उनको हम क्या बोलते हैं, यूएस जीएएपी। दे हैव स्टिल नॉट adhered to the IFRS। वो इंटरनेशनली जो IFRS फॉलो होता है उनको अभी यूनाइटेड स्टेट्स फॉलो नहीं करता है। हालांकि यूएसजीएपी में और इस IFRS में बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, ये रूल्स काफी हद तक सिमिलर भी है, ठीक है। तो एक एक करके इन डिफरेंसेस को देख लेते हैं। सबसे पहले कौन बनाता है इन रूल्स को? सो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाने वाली बॉडी का नाम है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी, IASC, ठीक है। इसके बाद ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इनको आईएएससी ने डेवलप किया, लेकिन 2001 में इनको आईएफआरएस ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। सो आज के समय में आईएफआरएस जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड लागू है। एंड नेचर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दे वर प्रिंसिपल्स बेस्ड, राइट। नेक्स्ट कम्स आईएफआरएस। आईएफआरएस को बनाने वाली बॉडी है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, ध्यान रखेंगे आप, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कमेटी ने पुराने रूल्स बनाए हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और बोर्ड ने नए रूल्स जो वो बनाए हैं आईएफआरएस, राइट। आईएफआरएस मोर देन 167 कंट्रीज के अंदर एप्लीकेबल है। इंडिया में भी अगर हम देखें तो आईएफआरएस एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आईएफआरएस से इंस्पायर्ड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो इंडिया के अंदर भी एप्लीकेबल है। तो अभी जो हम रूल्स फॉलो करते हैं, बैंकिंग कंपनीज फॉलो नहीं करती हैं, लेकिन बाकी जो कमर्शियल कंपनीज है रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, दे फॉलो द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड दीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर वेरी हेवीली बेस्ड ऑन आईएफआरएस। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर भी आईएफआरएस धीरे धीरे लागू हो रहे हैं, ठीक है। ये भी प्रिंसिपल्स बेस्ड आपके रूल्स हैं। लेकिन अगर यूएस गैप की बात करें तो यूएस के जो रूल्स हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड एंड सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, ये जो दो बॉडीज हैं यूएस की इंटरनल बॉडीज हैं। यूएस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड एफएएसबी, यूएस के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनकी, जैसे इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, द एसोसिएशन ऑफ ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया, वो इंडिया में रूल्स को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जो है वो ओवरसी करती है। यूएस में जो ऐसी बॉडी है उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, राइट। उन्होंने एसईसी के साथ मिलकर, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, ये क्या है, ये यूएसए का सेबी है। For example, SEBI in India is responsible for regulating स्टॉक मार्केट और सेकेंडरी सिक्योरिटीज मार्केट, राइट। लेकिन यूएस में यही काम जो है वो कौन करता है, वो करता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन। और सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन और एफएसबी ने मिलकर के ये रूल्स जो है यूएसजीएबी के वो डेवलप किए हैं। जो एसईसी के रूल्स हैं वो उन कंपनीज पे लागू होते हैं, दे आर एप्लीकेबल ओनली ऑन दोस कंपनीज व्हिच आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। नाउ इनको यूएस के अंदर एप्लीकेबल है सिंस 2009 यूएस गैप आपके, और ये रूल्स बेस्ड है, रूल्स बने हुए हैं, प्रिंसिपल्स बेस्ड नहीं है। प्रिंसिपल्स मतलब होता है कि कुछ जनरल गाइडिंग प्रिंसिपल्स जिनके ऊपर आपके स्टैंडर्ड्स चलने चाहिए, और यहां पर रूल्स बेस्ड है, यानी कि यहाँ प्रिंसिपल्स तो है लेकिन रूल्स उन्होंने स्ट्रिक्ट बना दिए हैं, उन्हीं रूल्स को फॉलो करके आपको अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने होते हैं, राइट। लेकिन इतनी ज्यादा डिटेल में आपको डिफरेंसेस में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ना कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फिर भी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का भी ले रहे हैं कि अगर कोई हाफ मार्क का या 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सके, राइट। सुनाओ, आईएफआरएस फाउंडेशन, जिसको आईएफआरएस भी बोल रहे हैं, आईएफआरएस इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये जो फाउंडेशन है, इट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ओवरसीज द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड सेटिंग। इंटरनेशनली जो आईएफआरएस फाउंडेशन है, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स इनको ओवरसी करने का काम करती है। इस आईएफआरएसएफ के अंडर एक बॉडी आती है आईएएसबी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। यही बोर्ड है जिसने आईएफआरएस को डेवलप किया है, और ये आईएफआरएस फाउंडेशन के अंदर ही काम करता है, ठीक है। आईएफआरएस इंटरप्रिटेशन कमेटी है कि ये कमेटी क्या करती है कि कुछ ऐसे एरियाज, कुछ ऐसी सिचुएशंस जिनको लेके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्लियर नहीं है, और देयर इज सम एम्बिग्विटी इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन, तो उसमें अगर कुछ नया रूल बनाना पड़े या पुराने रूल्स में कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़े तो वो करने का काम आईएफआरएस इंटरप्रिटेशन कमेटी करती है, ठीक है। नाउ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दे वर इशूड इन 1973, लेकिन 2001 में इनको रिप्लेस कर दिया गया। याद रखेंगे आप, किससे रिप्लेस किया गया, आईएफआरएस से, ठीक है। बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी है, इन्होंने इसको डेवलप किया था, राइट। इसके बाद आता है हमारा आईएफआरएस। आईएफआरएस 1 अप्रैल 2001 से लागू है और आज भी चल रहे हैं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड उनको बताता है, टिल डेट देयर आर 41 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड 17 इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स,
Clear? Now, what is GAAP? I have already told you. GAAP are the rules which are in place in US. ठीक है, set of rules in place meant for governing corporate accounting and financial reporting in United States of America. इसके बीच में आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको बस इसका थोड़ा सा हिस्ट्री पता होना चाहिए कि ये यूएस के अंदर 1929 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इनका जन्म होता है, क्योंकि 1929 में द यूएस इट वेंट थ्रू अ ग्रेट फाइनेंशियल डिप्रेशन एंड वहां से हमें पता चला कि किसी भी तरीके से जो कमर्शियल रिपोर्टिंग है अपनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की, उसको हमें किसी रूल्स के तहत करना चाहिए, वरना ऐसे रिसेशंस जो है, ऐसे जो इकोनॉमिक डाउनफॉल है वो बार बार आ सकता है। तो उसको रोकने के लिए यूएस गैप जो है यूएस के अंदर एप्लीकेबल करने शुरू किए गए। ठीक है, 10 की प्रिंसिपल्स यहां पर फॉलो किए जाते हैं, 3 बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं। ये प्रिंसिपल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बात किया था, जैसे मटेरियलिटी है, पीरियोडिसिटी है, कंसिस्टेंसी है। बेसिकली दीज प्रिंसिपल्स आर देयर, बट अगेन we need not go into very minute details of this GAAP, right? What is difference between GAAP and IFRS? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हमें पता है कि जीएपी जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो यूएस में फॉलो किए जा रहे हैं, और आईएफआरएस इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल है। डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? तो सबसे पहला डिफरेंस ज्यूरिसडिक्शन का। यूएस गैप ओनली एप्लीकेबल इन यूएसए, while IFRS is applicable in more than 167 jurisdiction, more than 167 countries across the world. इसके अलावा जो यूएस गैप है वो यूएस के साथ साथ कुछ ऐसी कंट्रीज जो यूएस के साथ इकोनॉमिकली काफी ज्यादा अलाइंड है, उनमें भी यूएस गैप का थोड़ा बहुत यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कनाडा, अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन कनाडा इज डिपेंडेंट ऑन द एक्टिविटी हैपनिंग इन यूएसए, तो वहां पर भी यूएस गैप जो है वो कई कंपनीज के द्वारा फॉलो किया जाता है। ठीक है, फ्रेम्ड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, इन्होंने यूएस गैप बनाया है, अलॉन्ग विद सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑन आईएएसबी ने आईएफआरएस को बनाया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड आपको कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलीज करनी होती हैं। तो अगर आप यूएस गैप फॉलो कर रहे हैं, यू विल हैव टू रिलीज योर बैलेंस शीट, आपको अपना इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट वो भी देना पड़ेगा, आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिबल इनकम देनी पड़ेगी, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फुटनोट्स देने होते हैं। अगर आप आईएफआरएस फॉलो कर रहे हो, जैसे इंडिया के अंदर हम क्या देते हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फुटनोट्स। जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिबल इनकम है, दिस इज नॉट देयर अ पार्ट ऑफ द आईएफआरएस। आईएफआरएस के अंदर ये जो कॉम्प्रिहेंसिबल इनकम है, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट यूएस गैप में वो लायबिलिटीज के अंदर आते हैं और ये इक्विटी के अंदर आते हैं। आईएफआरएस के अंदर माइनॉरिटी इंटरेस्ट मींस बेसिकली द माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, द इन्वेस्टर्स हु हैव इन्वेस्टेड इन अ कंपनी बट दे आर नॉट इन मेजॉरिटी, दैट मींस दे डू नॉट हैव द डिसीजन मेकिंग पावर रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो वो लायबिलिटीज के अंदर आते हैं यूएस गैप में, लेकिन आईएफआरएस उनको इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर्स कैपिटल का पार्ट मानता है। ठीक है, इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर वी विल टॉक अबाउट द फाइनल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट, डिफर्ड टैक्सेस जो है वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज के साथ इंक्लूड किए जाते हैं इन द यूएस गैप, व्हाइल दे आर मेंशन्ड सेपरेटली इन द बैलेंस शीट इन द आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स। ऑब्जेक्टिव्स भी हैं जो सेपरेट ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस एंड नॉन बिजनेस एंटिटीज के लिए। यहां पर बिजनेस एंड नॉन बिजनेस एंटिटीज उनके लिए सेम ऑब्जेक्टिव्स हैं। फॉर एग्जांपल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए भी सेम ऑब्जेक्टिव, सेम प्रिंसिपल जो है वो आईएफआरएस में फॉलो होते हैं, लेकिन यूएस गैप में नॉट फॉर प्रॉफिट जो बिजनेस एंटिटीज हैं वहां पर उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है इन यूएस गैप, कंपैरेबिलिटी सेकंड प्रायोरिटी पे आता है और अंडरस्टैंडेबिलिटी थर्ड प्रायोरिटी पे आता है। आईएफआरएस के अंदर देयर इज नो सच हायरार्की। आईएफआरएस के अंदर कोशिश क्या है कि रिलायबिलिटी, कंपैरेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, ये तीनों चीजों को वहां पर बराबर स्टेटस दिया गया है। ठीक है, लेकिन यूएस गैप में प्राइमरी इंपॉर्टेंस क्या है कि करेक्ट होना चाहिए अकाउंटिंग स्टेटमेंट, रेलेवेंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, भले वो थोड़ा कम अंडरस्टैंडेबल हो और कंपैरिजन के लिए थोड़ा उतना ज्यादा सूटेबल ना हो, फिर भी हम रेलेवेंस पे ज्यादा ध्यान देंगे। राइट, नेक्स्ट कुछ छोटे डिफरेंस हैं, जैसे कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात करें तो यूएस गैप के अंदर लीफो, फीफो और वेटेड एवरेज कॉस्ट, जबकि आईएफआरएस के अंदर हम लीफो मेथड यूज नहीं करते, वी ओनली यूज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, नॉट द लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। राइट, इंटेंजिबल एसेट्स को फेयर वैल्यू पे यानी मार्केट वैल्यू पे रिकॉग्नाइज किया जाता है यूएस गैप में, व्हाइल इन द आईएफआरएस इंटेंजिबल एसेट्स आर ओनली रिकॉग्नाइज्ड इफ दे हैव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अगर कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आता है इंटेंजिबल एसेट से तब उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, अदरवाइज वी डोंट रिकॉग्नाइज इट। ओके, now if we talk about the standards which are there in India, so India may, according to the Companies Act 2013, all the companies which are registered under this act, they have to comply with the accounting standards which are notified by corporate affairs ministry. कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री नोटिफिकेशन निकालता है, रूल्स निकालता है, और उन्हीं रूल्स, उन्हीं स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हर कंपनी को जो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है उनको अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो है वो बनाने होते हैं। सो कंपनीज विच आर लिस्टेड ऑन एनी एक्सचेंज इन इंडिया, दे हैव टू कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड्स मेड बाय सेबी। Companies which are registered on the Companies Act,
they have to comply with the directions of corporate affairs ministry. So the companies which are registered under the Companies Act and also listed on any stock exchange in India, उनको corporate affairs ministry एंड से भी दोनों के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रेकमेंड करके मानना पड़ेगा, दोनों के हिसाब से अपनी जो स्टेटमेंट्स है वो रिलीज करनी पड़ेगी। क्लियर? सो सेक्शन 134 सब सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट वो कहता है कि हर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। ठीक है, ये एक्ट के अंदर ही बोला गया है। सो दिस इज द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, ये लीगल ऑब्लिगेशन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो वो इलीगल काम होगा। इलीगल काम होगा मींस दे विल बी कमिटिंग एन ऑफेंस, राइट? इसी तरीके से सेक्शन 129 सब सेक्शन 5 कंपनीज एक्ट का क्या कहता है कि कभी भी जब अगर किसी केस के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बिजनेस ने रिलीज की हैं, इफ दे डू नॉट कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अगर वो किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करती हैं, तो कंपनी को अकाउंटिंग स्टेटमेंट में ही बताना पड़ेगा कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कितना डेविएट कर रही है, व्हाट इज द डेविएशन, कितना ज्यादा डेविएशन है अकाउंटिंग रूल में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, और जो एक्चुअल उन्होंने रूल्स फॉलो किए हैं उस डेविएशन का रीजन क्या है, क्यों उन्होंने कंप्लाई नहीं किया, और कंप्लायंस ना होने की वजह से, डेविएशन होने की वजह से व्हाट आर द फाइनेंशियल इफेक्ट्स अराइजिंग, क्या इंपैक्ट उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे पड़ा है बिकॉज दे हैव नॉट फॉलोड दीज पर्टिकुलर रूल्स। ये सारी चीजें उनको डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं in the accounting statements if they are not following the accounting standards, right? So if India, if we talk about, first of all, accounting standards board 1977 में बनाया गया था by the Institute of Chartered Accountants of India। ठीक है, हम जैसा जानते हैं कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया के अंदर जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनका एक एसोसिएशन होता है, बट इट हैज बीन मेड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने इस बॉडी को बनाया है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, लॉ के द्वारा बनाई गई बॉडी है, और इस आईसीआई ने ही एक बोर्ड बनाया, उस बोर्ड को नाम दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड इन 1977, और इस बोर्ड से कहा कि आप हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिफाइन करके दीजिए। तो ये जो बोर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, इन्होंने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की फॉर्मेशन की सबसे पहले, राइट? ये जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे दे वर बेस्ड ऑन इंडियन जीएएपी, जो इंडियन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जैसे यूएस में जीएएपी आज भी चल रहा है, इंडिया में जो पहले जीएपी चलता था, जैसे मैंने आपको कहा अर्लियर, जीएपी दे वर रनिंग इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज लाइक इंडिया आल्सो। सो इंडिया का जो जीएपी था उसको रिप्लेस कर दिया, किसने रिप्लेस कर दिया? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट? आफ्टर दिस ऑल दीज इंडियन कंपनीज दे वर फॉलोइंग द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट? लेकिन ये जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन नहीं थे। ये स्टैंडर्ड्स 2001 में आए हैं, 2001 में अभी हमने देखा अप्रैल 2001 में इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो लागू हो गए। तो इंडिया में हमने देखा कि वी अगेन वांट कि हमारी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन कर जाए। तो हमने सोचा कि वी शुड अलाइन विद आईएफआरएस, एंड नाउ वी सेट अप अ नेक्स्ट बॉडी नोन एज नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन जून 2001। 2001 में जैसे ही आईएफआरएस वर्ल्ड में लागू होते हैं, हमने भी अपना जो है कोशिश स्टार्ट कर दिया, हमने बॉडी बनाई नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और इस नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रिप्लेस कर दिया 2018 में नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी से, एनएफआरए। करंटली द बॉडी एनएफआरए इज देयर इन इंडिया व्हिच इज बेसिकली डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द अकाउंटिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेस्ड ऑन आईएफआरएस, राइट? अब ये जो पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भारत के अंदर चल रहे थे, जिनको 1977 में बनाया गया था, जिनको हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ओल्डर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी बोल सकते हैं, इनको लिखने का तरीका कैसा होता है? एएस एंड अ नंबर, एएस एंड अ नंबर, एंड दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स व्हिच आर देयर इन द ओल्डर वर्जन। यहां पर आप देख सकते हैं एएस 1 से लेके एएस 29 तक, दीज आर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नाउ फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, यू नीड टू रिमेंबर द नेम्स, ये नंबर क्या है, और इस नंबर के साथ ये जो टाइटल लिखा गया है वो टाइटल क्या है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या आएगा आपको कि which of the following accounting standard is related to construction contracts, which of the following accounting standard is related to construction contracts, and then you will get the option accounting AS7, AS9, AS10, AS11, so you will have to identify AS7, right? Similarly question कैसे आ सकता है कि AS26 is related to which of the following, फिर नीचे दिया होगा इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटेंजिबल एसेट्स, इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, सो यू विल हैव टू सिलेक्ट AS26, राइट? सो इसका सॉल्यूशन क्या है? यू विल हैव टू रिमेंबर दिस, यू विल हैव टू रिमेंबर दिस। इसमें एटलीस्ट 29 में से आधे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप जरूर याद करके चलिए, ताकि एग्जाम के अंदर 0.5 मार्क का सवाल आएगा, आपको ज्यादा सवाल नहीं आएंगे, लेकिन 0.5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ठीक है? 2 क्वेश्चन पक्का ऐसे आएंगे, या हो सकता है 1 नंबर का 1 क्वेश्चन भी आ जाए। तो आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नंबर
और वो किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, वो चीज आपको याद करनी पड़ेगी, राइट। अब चाहे इसका रट्टा लगाइए, चाहे इसको किसी तरीके से भी समझने की कोशिश करिए, बट देयर इज वेरी लेस स्कोप फॉर अंडरस्टैंडिंग हियर। यू नीड नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बट यू मस्ट रिमेंबर द नंबर ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड द ऑब्जेक्टिव जिसके लिए वो बना गया है, ठीक है। अगर इसी तरीके से ओल्डर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बेस में बात करूं, हु अमंग द फॉलोइंग इश्यूज दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, आंसर दीजिए इसका। कौन इंडिया के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है, या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया करता है? बताइए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया के अंदर कौन इशू कर रहा है? अभी हमने देखा कि इंडिया में बॉडीज जो है 1977 में सबसे पहले किसने बनाई थी टू डेवलप द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? आंसर मुझे आपका कमेंट सेक्शन के अंदर चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the provisions, contingent liabilities and the contingent assets are covered under which accounting standard? किस accounting standard में provisions, contingent liabilities and contingent assets उनको cover किया गया है? AS 26, AS 27, AS 28, AS 29. Look at the table and answer the question. Provisions, contingent liabilities and contingent assets. राइट, सो आंसर इसका मैं बता देता हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 29 है, दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 29, provisions, contingent liabilities and contingent assets, right? So this is how, my dear friends, we will be asked the questions. यहाँ पर एक और क्वेश्चन है आपके लिए, arrange the following in the correct chronological order. chronological order में अरेंज करना है आपको, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, आईसीआई फॉर्मेशन एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नंबर 3 रिवाइज्ड। इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले आपको कंपनीज एक्ट का ईयर पता है 2013, फॉर्मेशन ऑफ आईसीआई हमें पता है कि ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, अभी हमने देखा कि 1977 से पहले जो आईसीआई है उसकी फॉर्मेशन हो रखी है, ठीक है। सो आईसीआई तो काफी ओल्डर है। पार्टनरशिप एक्ट अंग्रेजों के जमाने का लॉ है। पार्टनरशिप एक्ट इन इंडिया हैज बीन मेड इन 1900s, वो भी पुराने 1900 जब इनिशियली अंग्रेज कॉलोनियल रूल भारत के अंदर लगा हुआ था, राइट। सो ये उससे आईसीआई से भी पुराना आपका पार्टनरशिप एक्ट है। इनफैक्ट द सबसे पुराना पार्टनरशिप एक्ट यहां पर है आपका, तो पार्टनरशिप एक्ट सबसे पहले आएगा। ऑलरेडी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आप एलिमिनेट करेंगे। इसके बाद या तो आपका पार्टनरशिप एक्ट के बाद या तो आपका आईसीआई की फॉर्मेशन हो रही है, उसके बाद कंपनीज एक्ट है, या फिर फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड 3 है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या है कि सबसे पहले पार्टनरशिप एक्ट आता है, उसके बाद आपका जो है आईसीआई की फॉर्मेशन होती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज किए जाते हैं, एंड फाइनली सबसे रिसेंट 2013 में कंपनीज एक्ट का जो इनेक्टमेंट है वो होता है, राइट। ये पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बाद जो नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप हुए हैं भारत के अंदर, ये आईएफआरएस के साथ अलाइन करते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करते हैं। 41 स्टैंडर्ड्स नए स्टैंडर्ड्स के अंदर हमने नोटिफाई किए हैं, लेकिन दो स्टैंडर्ड्स को बाद में हमने विथड्रॉ कर लिया, तो करंटली 39 स्टैंडर्ड्स आर देयर, जो कि नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फ्रेमवर्क के अंदर हमने देखे हैं, राइट। सो आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इन्होंने एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इसकी डेवलपमेंट की। एनएफआरए जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को रिपोर्ट करता है और कॉर्पोरेट अफेयर्स को डायरेक्शंस देता है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो आपको नोटिफाई करने चाहिए। और जैसा हमने लॉ के अंदर देखा है, कंपनीज एक्ट क्या कहता है? कंपनीज एक्ट कहता है कि ऑल द कंपनीज व्हिच आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट दे हैव टू फॉलो द रूल्स नोटिफाइड बाय कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री। सो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री रूल्स को नोटिफाई करती है, ठीक है, इन्फोर्स कर देती है, रूल बना देती है कि ये रूल्स फॉलो होने, लेकिन वो रूल्स होंगे क्या, क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, वो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री को कौन बताता है? वो बताता है एनएफआरए, एनएफआरए बताता है, ठीक है। रिकमेंड्स द स्टैंडर्ड्स कौन करता है? आईसीआई। इनको मिनिस्ट्री को कौन भेजता है? एनएफआरए। एनएफआरए के से सजेशंस मिलने के बाद सॉरी रिकमेंडेशंस मिलने के बाद आई एम रियली सॉरी, एमओसीए, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, दे कम अप विद अ नोटिफिकेशन और वो उन स्टैंडर्ड्स को रूल बना देते हैं, ठीक है। सो ये जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, इसके बारे में बस इतनी इंफॉर्मेशन आप रखिए। एनएफआरए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी। अक्टूबर 2018 में इसको बनाया गया था अंडर द कंपनीज एक्ट ओनली। सो कंपनीज एक्ट में ही सेक्शन 132 वो एनएफआरए की बात करता है, और सेक्शन 132 में ही लिखा गया है कि एनएफआरए जो है वो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना करके देगा, राइट। सो एनएफआरए इज आल्सो अ स्टैट्यूटरी बॉडी, राइट। फंक्शंस क्या है एनएफआरए के? टू रेकमेंड द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसीज फॉर द अप्रूवल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मॉनिटर एंड इन्फोर्स कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ओवरसी द क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ प्रोफेशंस एसोसिएटेड विद अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो एक तरीके से पूरे ऑडिटिंग और अकाउंटिंग सेक्टर का जो स्टैंडर्ड देने वाला बॉडी है वो कौन बन गया? एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। क्लियर है? नेक्स्ट, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, द न्यू वंस दे आर रिटन एज इंड एएस, and the old ones they were only written as AS, right?
तो यहां पर मैंने सारे के सारे आपके जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको यहां पर मेंशन कर दिया है। ये अगेन यहां पर आपको नंबर याद रखना है और किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से जुड़ा हुआ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो आपको याद रखना है। नथिंग एल्स यू नीड टू रिमेंबर। सो देयर आर 39 स्टैंडर्ड्स है, अराउंड 27 स्टैंडर्ड्स ओल्डर वंस। सो ये टोटल नंबर जो है वो आपको याद होने चाहिए। अगर याद हो जाएंगे तो एग्जाम के अंदर 1 या 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। अगर याद करने में आपको लग रहा है कि ज्यादा एफर्ट आ रहा है सर, बहुत याद करने में मेहनत लग रही है, याद फिर भी नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, हम ये जो 2-3 मार्क्स है हमें सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, बात यही है, राइट। लेकिन स्टिल कोशिश तो करो याद करने की। इसमें से कुछ भी अगर याद रह गया, अगर उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। लक आपका अगर काम कर गया तो यू विल बी एबल टू आंसर दोस क्वेश्चन, राइट। नाउ एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में बन सकता है, वो ये है कि कौन से स्टैंडर्ड भारत के अंदर फॉलो होते हैं। हमने ओल्डर स्टैंडर्ड्स देख लिए, न्यूअर स्टैंडर्ड्स देख लिए। सो ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड द न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बाय एनएफआरए, व्हिच स्टैंडर्ड कंपनीज फॉलो इन आवर कंट्री। इसकी एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो इंडियस है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स द न्यू वंस, ऑल द कंपनीज विच आर लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, उनको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नए वाले जो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो फॉलो करने होते हैं। सो ऑल द पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज, चाहे वो इंडिया में सिक्योरिटीज मार्केट में लिस्ट हो या फिर किसी दूसरी कंट्रीज में भी लिस्ट हो रही हो, उनको इंडिया फॉलो करने, ठीक है। तो यहां पर जो कंपनीज लिस्टेड है एंड दे हैव अ नेट वर्थ मोर देन 500 करोड़ रुपीस, वो 2016 से इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। जिन कंपनीज का नेटवर्थ 500 करोड़ से कम है एंड स्टिल दे आर लिस्टेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, उनको 2017 से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, अनलिस्टेड कंपनीज की अगर हम बात करें, विच आर नॉट लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और अब्रॉड, उसमें अगर उनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है तो वह 2016 से ही इसको फॉलो कर रहे हैं, और 250 से 500 करोड़ के बीच में है तो वह 2017 से फॉलो कर रहे हैं। 250 करोड़ से अगर नीचे उनकी नेटवर्थ है तो अभी उनको कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी नहीं है कि उनको इंडियस फॉलो करना है, ठीक है। ये उनके ऊपर एप्लीकेबल अभी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। बाकी अगर आप देख रहे हैं 500 करोड़ के नेटवर्थ से ज्यादा अगर आपकी कंपनी है तो वो चाहे लिस्टेड हो या फिर अनलिस्टेड हो, दे हैव टू फॉलो द अकाउंटिंग न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अगर 500 करोड़ के नेटवर्थ से नीचे आपकी कंपनी है और ये नेटवर्थ जो है वो आपका अगर आपकी कंपनी लिस्टेड भी है तो आपको ये फॉलो 2017 से करने हैं। अगर आपकी कंपनी 500 करोड़ से कम वर्थ की है और लिस्टेड भी नहीं है, तब आपको ये स्टैंडर्ड्स 2017 से फॉलो करने हैं। अगर 250 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू है, अगर 250 करोड़ से भी कम वैल्यू है तो आपको ये फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से ऑल द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, वो भी इसको जो है वो फॉलो कर रहे हैं 2018 से, अगर 500 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू है, और अगर 500 करोड़ से कम का वैल्यू है तो 2019 से। ये अलग अलग टाइम क्यों आया दोस्तों? क्योंकि आप समझ सकते हैं कि नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब भी आपको इंपोज करने होते हैं तो आप समझिए कि सारा अकाउंटिंग जो उस कंपनी के अंदर हो रहा है उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। उस कंपनी में जो अकाउंटेंट्स हैं उनको भी अपनी अकाउंटिंग जो पॉलिसीज हैं वो चेंज करनी पड़ेंगी, तो इसमें टाइम लगता है, इसमें खर्चा भी कंपनी का काफी ज्यादा आता है। एंड देयरफॉर जो टाइमलाइन है वो अलग अलग कंपनीज के लिए पीरियोडिकली फेज वाइज मैनर में जो है वो रिलीज की गई। इकट्ठे नहीं बोला कि आज से सारी कंपनीज जो है इसको फॉलो करेंगी, क्योंकि उनको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा लीवे देना पड़ता है ताकि वो स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट कर सके, राइट। सो अगर 500 करोड़ से नेटवर्थ ज्यादा है और आप एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है लिस्टेड इन एनी स्टॉक एक्सचेंज, 2018 से आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आप 500 करोड़ से कम नेटवर्थ के हैं तो आप 2019 से इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। अगर अनलिस्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है तो भी आप इसको 2018 और 2019 से फॉलो कर रहे हैं, अगर आपकी वैल्यू 2.5 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, 250 करोड़ से ज्यादा है, राइट। ऑल इंश्योरेंस कंपनीज 2020 अप्रैल से फॉलो कर रही हैं अकाउंटिंग नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। बैंकिंग कंपनीज की बात करें तो अभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में और अर्बन कोऑपरेटिव एंड रीजनल रूरल बैंक्स के अंदर नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंप्लीमेंट करने का कोई भी डेडलाइन नहीं है। पहले डेडलाइन 2020 की ही रखी गई थी, बट ड्यू टू द कोविड पैंडेमिक ये जो इंप्लीमेंटेशन है वो नहीं हो पाया, और आरबीआई ने डिसीजन लिया कि अभी इसको इनडेफिनिट टाइम के लिए हम आगे बढ़ा देते हैं। अब चाहे वो बैंकिंग कंपनीज लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, ये कोई मैंडेटरी रूल नहीं है कि आज से आपको स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। यस, मेनी बैंक्स इन आवर कंट्री दे आर फॉलोइंग द न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना शुरू कर दिया उन्होंने, लेकिन ऐसा मैंडेटरी नहीं है अभी। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा मैंडेटरी अभी नहीं है, आरबीआई की तरफ से भी ऐसा मैंडेटरी नहीं किया गया है, ठीक है। ओल्डर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें तो अब खासतौर पे सिर्फ स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज जो हैं वो ओल्डर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। इसके लिए ऑब्वियसली कंडीशंस हैं कि वो जो अनलिस्टेड होनी चाहिए,
अनलिस्टेड हो, अगर वो लिस्टेड भी है किसी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक्सचेंज के ऊपर। आपको पता है जैसे कि कुछ एक्सचेंजेस जो होते हैं वो स्पेशली स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज के लिए बने होते हैं, तो इन एक्सचेंजेस पे अगर आप लिस्टेड हो तो फर्क नहीं पड़ता, आपको नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप फाइनेंशियल कंपनी नहीं है, आपका टर्नओवर 250 करोड़ से कम है, आपके पास 50 करोड़ से कम का डेट है, तो भी आपको जो है ओल्डर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप फॉलो कर सकते हो। Urban cooperatives and rural regional banks, they again follow the older accounting standards, and unlisted नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है, वो भी ओल्डर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, राइट? So that's it in this video where we had this very theoretical discussion regarding the standards, accounting standards which are applicable in India. अब इस पूरे लेक्चर के अंदर से जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भारत के अंदर एप्लीकेबल हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, द न्यू वंस एंड द ओल्डर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो स्टैंडर्ड्स आपको याद करने की जरूरत है। बाकी चीजें इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट यस द टेबल ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न। सो लग जाइए काम पे, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।